एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंसेप्चुअली थोड़ा वीकर रहता है बच्चों। क्यों वीकर रहता है कि जब भी हम एक्सलरेशन इन सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सारी कहानी घूम जाती है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन के अबाउट। और कहा यह जाता है कि जब यूनिफॉर्म मोशन होता है यानी कि स्पीड जब कांस्टेंट होता है वेलोसिटी तो चेंज होगी, क्योंकि चेंज क्यों होगी कि सर्कुलर मोशन डायरेक्शन बार बार चेंज होगा, और स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट रहता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और अगर स्पीड चेंज हो रहा है पता नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अनबन ये मान लेते हैं बच्चे कि जब स्पीड चेंज होगी तो उस केस में तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर ही नहीं सकते हैं, और यही एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैंने दो बातें कही यहाँ पे, एक कहा स्पीड, और हम सारी बातें स्पीड से डील करते हैं, और इन्वॉल्वमेंट है एक और की, किसकी, डायरेक्शन की। तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन को थोड़ा और समझने की जरूरत है। तो इसको हम मैथमेटिकल अप्रोच के साथ इस बार लेके आए हैं। तो इसको पूरा समझने के लिए आइए वीडियो में चलते हैं। सो वेलकम अगेन इन फिजिक्स विद इन यू फॉर द टॉपिक एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन। और सवाल हमारा ये है, is centripetal acceleration intrinsic to curve motion, और या स्पीड अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या खत्म हो जाएगा? तो इन्हीं सब सवालों के लिए आइए वीडियो में चलें। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन की मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कवर करती है उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, एक पाथ है जो लीनियर वे से कट जाता है, राइट। और डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार चेंज होता है, और इसीलिए हम कहते हैं बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले की एक दो वीडियो देख लेना, कि तीसरी वीडियो है साइंस में सर्कुलर मोशन की। और हमने वहां बात भी करी थी कैसे इसको रोटेशन से डिफरेंशिएट करते हैं, वाइब्रेशनल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी बताया कि जैसे मडगार्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बातें सर्कुलर मोशन के बारे में आपको उन वीडियो से मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं उसको। पॉइंट जो मेरा यहाँ पे ये है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा बॉडी एक्सेलरेटेड रहेगी। एक्सेलरेटेड रहने की वजह बहुत सारी हो सकती है, बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो वेलोसिटी होती है, जो पार्टिकल का मोशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल रहती है, जैसा कि मैंने इन चार एरो से दिखाया। अब अगर ये टेंजेंशियल है तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और साथ साथ ये बॉडी अंदर की तरफ मूव कर रही है। मतलब अंदर की तरफ कहने का मेरा पर्पस है, एक फोर्स है जो इसे आगे नहीं जाने दे रहा, बेंड करवा देता है, घुमा देता है। जो घुमाने वाला फोर्स है वो भी कोई फोर्स है, और उसका करस्पॉन्डिंग, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फोर्स को अब तक डिफाइन नहीं करा है। तो मैं न्यूटन का थोड़ा सा जो सेकंड लॉ है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, नॉट एग्जैक्टली सेकंड लॉ, थोड़ा सा जो सिंपलेस्ट पार्ट है, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। अगर हम उससे समझे तो एक्सेलरेटेड जो होता है बॉडी, अगर उसका मास m है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो एम ए होगा। तो फिलहाल हम एक्सेलरेशन की बात करें, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो आवश्यक करें पड़ी हुई मत। तो हमने समझा कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो क्या मोशन में है वहां पे बताइए। तो मोशन में क्या है, एक तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है गोल गोल, यानी कि हर पॉइंट पे बैंड हो रहा है, हर पॉइंट पे बैंड हो रहा है। कोई फोर्स तो है ना जो इसे बैंड करवा रहा है बार बार, राइट। तो वो जो फोर्स है उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा, एक एक्सेलरेशन वो होगा, दूसरा एक्सेलरेशन कौन सा होगा जो इसके अबाउट वर्क कर रहा हो, राइट। क्योंकि वेलोसिटी इसी तरफ आएगी, तो उसको दो एक्सेलरेशन हो गए हमारे पास। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं अभी। उससे पहले हम आपको थोड़ा रिकॉल करवा दें कि लीनियर और एंगुलर जो रिलेशन है
उसमें हमने वेलोसिटी की बात करी थी। और ये आप पिछले स्लाइड में इसको ठीक से समझ सकते हैं कि हमने बताया था कि वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से रिलेशन है और बीच में कपलर है ये रेडियस। ये जो रेडियस है आपका ये कपलर है इस बीच में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो रिलेशन क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और v क्या है? v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कपलिंग है। और वेलोसिटी लीनियर है तो dx बाई dt है। एंगुलर है, एंगुलर डेरिवेटिव टाइम का है, यानी कि d थीटा बाय dt। तो ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई थी, आप उसको समझ सकते हैं, जिसमें रिकॉल करने का पर्पज से कह रहा था कि v इक्वल टू आर ओमेगा। अब मैं इसको किसी और वे में करने वाला हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन, सो दैट आपको मैथमेटिकल अप्रोच बताया है तो मैथमेटिकल अप्रोच की वे में लेके चलेंगे हम इस v इक्वल टू आर ओमेगा को, राइट। तो अब इसको अब डिटेल में आप समझिएगा अब अलग वे में। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जब आप एक सर्कुलर मोशन कवर कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है उसमें, उसमें या तो स्पीड कांस्टेंट होगी या फिर स्पीड नॉन कांस्टेंट होगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। और ऐसी स्थिति में आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या आता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। समझते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये मान लेते हैं हम एंगुलर वे में यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने यहां से यहां जाने की कोशिश करी, और इस कोशिश को करते हुए मेरी कोई वेलोसिटी थी यहाँ पे, मान लेते हैं v1, और यहाँ पे मान लेते हैं v2। माना जा सकता है, तो आप मान लीजिए ये है मेरे पास v1। मैं यहाँ वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, v2। तो वेलोसिटी होगी आपके पास, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब जो एंगुलर वे है वो मान लेते हैं एंगल आपने डिस्प्लेस करा है वो है थीटा का, जो आपने एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका। कोऑर्डिनेट्स आप समझ सकते हैं, मैंने इसको 0 0 ओरिजिन लिया है, और यहाँ पे r रेडियस है इसका, और ये 0 ही है। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पार्ट हो गया एक्स वाई जो पोजीशन है, तो वहां पे वेलोसिटी आपकी v2 हो गई, और इनिशियल पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी थी v1। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये हो सकता है कि ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब ये भी है आर तो कांस्टेंट ही है। ध्यान रखना, कई बार प्रॉब्लम में टिपिकल केस आते हैं जब आर कांस्टेंट नहीं होता तो मोशन सर्कुलर भी नहीं होता, वहां पे कर्व हो सकता है। तो मेरा जो पर्पस है ना यहाँ पे, मेरा पर्पस आपको एक ब्रॉडर व्यू देने का है। कहने का पर्पस ये है कि अगर मोशन जो है हमारा, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कर्व भी होगा, ऐसे कर्व भी होगा, राइट, इस पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का सवाल तो यहाँ पे भी है ना, ठीक है ना। उस केस में क्या है, हर का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, यहाँ पे इतना है। तो आर बदलेगा, ओमेगा बदल सकता है यहाँ पे। पर सर्कुलर मोशन के केस में हमारा, क्योंकि आर जो है वो फिक्स रहता है, ऐसी सिचुएशन यहाँ अराइज नहीं करती है। ये मेरा कहने का जो पर्पज था, मैं ये कह रहा था आपको, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई यहाँ पे। तो इसको समझने के साथ अब आपको जो समझना है, एक बार थोड़ा सा मैं इसको ना इरेज कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार इरेज कर लेते हैं इन सबको। ओ, तो अब हमें क्या समझ में आ गया है? हमें समझ में आ गया है कि दो वेलोसिटी हो सकती है, मान लेते हैं v1 और v2। और अगर ये वेलोसिटी सेम है तो हमारा क्या होगा, ओमेगा सेम होगा, अगर सर्कुलर मोशन की बात है तो, राइट। कर्वी मोशन में वेरी कर सकता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। अब इस केस में एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो आपको मैंने पहले भी बताया। तो क्या होता है वो होता है ओमेगा का टाइम डेरिवेटिव, डी ओमेगा बाई डी टी, यही होगा। अब अगर डी ओमेगा बाई डी टी होगा तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा भी हो सकता है। खैर मैं उसके बारे में नहीं जानना चाह रहा। ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी सेम है, रेडियस फिक्स है। तो इस केस में अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, 0।
अब अल्फा 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी जो बात कर रहे हैं, कई बार हम क्या करते हैं इसको लिखने के लिए इसको अल्फा टी लिख देते हैं लोग। ये आप समझ लेना, आप क्या लिख देते हैं, अल्फा टी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है मेरे पास पर्टिकुलर केस में क्या है, 0 है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, राइट, और सर्कुलर मोशन होगा, कर्व मोशन की बात नहीं कर रहा मैं, कर्व मोशन के केस में वेरी कर जाएगा, बट सर्कुलर मोशन होगा तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं हो। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर स्पीड सेम नहीं है, बढ़ घट रही है, तो क्या करेंगे? तो स्पीड चेंज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ओमेगा मतलब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर मेरा फिक्स है। ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, आर मेरा फिक्स है। तो इस केस में जो अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, कोई वैल्यू होगी इसकी, और अगर इसकी कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि अल्फा टी की कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगी। तो ये आपको दो बातें समझ में आ गई कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, कर्व मोशन में नहीं, बाकी कर्व मोशन की बात नहीं कर रहा मैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं जहां पे रेडियस फिक्स रहता है, वहां पे स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर स्पीड फिक्स नहीं होगी तो ओमेगा भी फिक्स नहीं रहेगा, और उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में सबसे कम जानते हैं, जो बड़ी बात है ये। तो ये बात बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लैरिफाई हो गई होगी, मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश करी है, और पहले मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी है, मैंने किसी और चीज की बात नहीं करी है। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। तो आते हैं अगले पार्ट पे। अब अगला पार्ट मेरा क्या है, जो लोगों के दिमाग में रहता है अक्सर, कि जब मेरा स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है, उस मोमेंट पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। पर जब स्पीड मेरी चेंज हो रही होती है तो पता नहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, और इस अनक्लैरिफाइड पोजीशन में आप ये मान लेते हो कि जब स्पीड चेंज हो रही होगी तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा, पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दोनों ही बातें आपके दिमाग में रहती हैं। तो मैं आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। अगर मोशन, मैं यहाँ सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाइड है, यहाँ अल्फा टी नहीं है, 0 है। ये क्या समझ में आ रहा है? कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ तो आप कह देते हो कि हाँ जी, यहाँ पे ये होगा, है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, बट जब इसकी बात आती है तो आपके दिमाग में क्या लगता है, ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा, बट पता नहीं सेंट्रीपिटल होगा कि नहीं होगा। यही चलता है ना आपके दिमाग में? ये सवाल है। कोई आंसर करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? अगर ये सर्कुलर मोशन है, चाहे यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, कोई तो है ना जो उसको घुमा रहा है, बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, चाहे स्पीड कुछ मर्जी हो, ठीक है ना, बढ़ रही हो घट रही हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। आई होप यू क्लैरिफाइड। होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों ही केस में होगा अगर सर्कुलर मोशन है तो। और सवाल कहाँ उठता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ये स्पीड जो है ना आपकी, ये वाली स्पीड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाती है। और उस केस में जो मेरा, अगर आप वीडियो के टाइटल देखिए तो मैंने आपसे सवाल यही पूछा था कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इंट्रिंसिक है? तो बॉडी के साथ तो जरूर है, कि बॉडी के साथ तो इंट्रिंसिक नहीं है, बट मोशन के साथ इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक क्यों कह रहा हूं मैं? जिस भी कॉज की वजह से यहाँ पे एक एक्सेलरेशन इनवर्ड वर्क कर रहा होगा। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई हो जाए। ये वाला, ये इनवर्ड मोशन है। जब भी
तो ये इनवर्ड मोशन है जो इसे बार बार ट्रिगर करता है, इधर जाने की बजाय फिर इधर कर देगा, फिर इसे इधर कर देगा। ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इसकी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे एक इनवर्ड मोशन वर्क करता है, एक इनवर्ड फोर्स वर्क करता है, एक इनवर्ड एक्सेलरेशन वर्क करता है, और उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको कि अगर बात स्पीड की है तो आप बात करो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अगर बात डायरेक्शन की है तो बात करो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब अगर स्पीड बढ़ेगी, सवाल पे हम वापस आते हैं, अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो इसके बढ़ने की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की उसका पोटेंशियल है, क्योंकि वो उसके मोशन के साथ इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ है, उसके बियॉन्ड अगर ये भी हो गया तो बॉडी आपकी टेंजेंशियली मूव कर जाएगी ऐसे। बात समझ में आए? और जब इस तरीके से आपका मोशन शुरू हो जाएगा, आप सर्कुलर पाथ को छोड़ करके, आप सर्कुलर पाथ के बजाय या तो आप चले जाओगे स्पाइरल पाथ में, या आप चले जाओगे टेंजेंशियल लीनियर पाथ में, यानी कि आपका सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। बात को ध्यान से फिर से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो चाहे स्पीड कांस्टेंट है, चाहे स्पीड नॉन कांस्टेंट है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो रहेगा ही। हाँ, अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मोशन के साथ इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का मून के साथ, तो उस फोर्स के लिमिट से अगर आप ज्यादा से कर जाओगे तो मून को छोड़ के जाना पड़ेगा अपने ऑर्बिट को। राइट? बात समझ में आ गई? जैसे कि आप जब एक उठा लेते हैं, क्या कहते हैं, पत्थर बांध लीजिए और अपने सिर पे घुमाइए उसको रस्सी में बांध के। एक टाइम के बाद स्पीड बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम स्पीड ऐसी आती है कि छूट के एकदम सीधा जाता है, रॉकेट की तरह, है ना? टेंजेंशियल मूव करता हुआ जाता है। क्यों जाता है टेंजेंशियल मूव करता हुआ? तो वहां वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि जो स्ट्रिंग का टेंशन था, अब मैं देखो आपको कॉज बताता जा रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंट्रिंसिक कैसे होता है। ग्रेविटेशनल आया, समझ में आई बात आपको? क्या आया? ग्रेविटेशनल आया। क्या आया? टेंशन आया रस्सी के केस में। ठीक है? इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। यही सब कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कॉज कर रहा होगा, और उसको इंट्रिंसिकली होगा। ये बात समझ में आ गई आप? राइट? इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा एसोसिएटेड रहेगा अगर मोशन जो है कर्व है, और कर्व पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो। राइट? ये बात आपको समझ में आ गई? सर्कुलर मोशन तो ऑलरेडी कर्व है, यू नो दैट, सबसे अच्छा और यूनिफॉर्म कर्व है, तो इसलिए उस केस में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा ही होगा। अगर बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल तो होगा, इवन कर्व मूव कर रही है तो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना? इन सब बातों को बड़े ध्यान से समझा आपने। ठीक है, तो अब हम आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूं। ये सब बातें तो आपको पहले से क्लियर है कि मोशन इस तरीके से होता है, क्लैरिफाइड है आपको, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। इस केस में जो हम रेडियस है उसको हम डिफाइन करते हैं आर कोस ओमेगा टी की टर्म में। ठीक है ना? तो थीटा के टर्म में करना तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यूनिफॉर्म केस मान के कर लेते हैं, तो यहाँ आसान रहता है, टेंजेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता नहीं है। ठीक है, आर कोस ओमेगा टी, राइट, और आर साइन ओमेगा टी फाइव एक्सेस के अबाउट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना आपको। ये सब तो क्लैरिफाइड है, रेडियस आपको पता है, कर ही सकते हैं आप इन सब बातों को, ये सब क्लैरिफिकेशन के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका ना जो पैरामीटर रिलेशन की बात करते हैं, तो हम एक कंपोनेंट को ना थोड़ा सा रिजॉल्व करके अलग से लिख लेते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी, और y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। मैंने कुछ शॉर्ट बनाए हैं इस मैथमेटिकल रिलेशन पे, पैरामीटर रिलेशन पे। आप उन शॉर्ट्स को देख के रात को सो सकते हैं, सो दैट आपको अगर फार्मूला याद नहीं हो रहा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, शॉर्ट्स तो मिल जाएंगे आपको। तो हुआ क्या
x इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी और y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, तो हुई x की बात। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, तो शॉर्ट मैंने साइन और कोसाइन डिफरेंशिएशन के बना के 11th के बच्चे हैं, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए शुरुआती दिनों में बस, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा के थीटा में करेंगे, तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऐसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, तो आपको बाकी सब बातें तो पता ही है। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स के साथ कर लेते हैं, एक्स हमें पता है आर कोस ओमेगा टी है। डिफरेंशिएशन करेंगे कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो आपको वीडियो में ध्यान होगा ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा बाहर आ जाना चाहिए था, आ जाएगा। आप कर लेंगे इसको, ऐसे वाई के साथ कर सकते हैं। तो सोल्यूशन आपके पास क्या आ रहा है वाई का, बताइए। वाई बाहर आर कोस ओमेगा टी को, साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है कोस ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हैं, टी के साथ। तो कांस्टेंट कौन हो गया, ओमेगा। ओमेगा बाहर चला जाएगा, ओमेगा टी के साथ आ जाएगा। आप डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। तो ये वेलोसिटी आ गई, ऐसे ही आपका एक्स की वेलोसिटी भी आ जाएगी। पर क्योंकि यहाँ पे cos थीटा था, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आपने वी एक्स और वी वाई निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फॉर्म जो ले रहा हूँ वी की, वो क्या आता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जेड कैप। तो वेक्टर फॉर्म है, टू डी फॉर्म है, पहले ही बताया, टू डी मोशन का लास्ट पार्ट चल रहा है। आपको पता है मोशन को, वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप करना पड़ेगा, जहां पे आई कैप क्या है, यूनिट वेलोसिटी है सक्सेस के अबाउट। वाई जे कैप क्या है, यूनिट वेलोसिटी है, यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। आप इसे एक्स कैप और वाई कैप भी लिख सकते हैं, मतलब समझने से है। तो ये मेरा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब मैं जरा इसको समझूं फॉर्मूले के टर्म में, तो ये हो रहा है मेरे पास, आप समझ सकते हैं रिलेशन आपके पास बहुत क्लैरिफाइड वे में आ चुके हैं। वी आर और वी वाई सॉरी और वी एक्स आपको पता है। तो अब वी एक्स और वी वाई को वहां फॉर्मूले में डालिए, आप निकालिए, ओमेगा आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो उसको मैंने आउटसाइड ले लिया। अल्टीमेटली जब इसको मैग्नीट्यूड वे में बात करेंगे, तो रिलेशन फिर से वही आ गया, क्या, वी इक्वल टू ओमेगा आर, मैग्नीट्यूड वे में। बट वेक्टर वे में थोड़ा सा डिफरेंट है, अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो होप ये करना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, करके मैंने आपको दे दी है। क्योंकि वेलोसिटी मेरा इस बार पर्पस नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोच थी। मैंने आपको पैरामीट्रिक रिलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि आप इस तरह से भी v इक्वल टू ओमेगा आर का रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जब हम चलते हैं, हम सेकंड डेरिवेटिव लेने, यानी कि एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं, तो वह सेकंड डेरिवेटिव आता है, ठीक है। और ए कांस्टेंट है, थीटा तो आपको पता ही है इसमें क्या होगा। दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो दो बार कांस्टेंट बाहर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का कोस थीटा होता है, फिर कोस थीटा का करेंगे तो फिर साइन थीटा, यानी कि एक बार तो माइनस आएगा ही आएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केसेस में माइनस और माइनस आया हुआ है, स्केयर आया हुआ है। और अल्टीमेटली साइन का डिफरेंशिएशन क्या, कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या, फिर से साइन आ गया, राइट। माइनस साइन आता है कोस का करते हुए, बाहर आ गया। ऐसे जब कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है, साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या करेंगे, फिर से कोस हो जाएगा, आ गया, ठीक है। कांस्टेंट ए था, बाहर आ जाएगा दो बार, स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल फार्मूला, राइट। और यही काम हमने करना है अगले वाले अपने केस में। अगले वाले केस में आपको क्लैरिफाइड है सारी चीजें, तो आप समझिए इस बात को। यहाँ पे एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव फार्मूला बनता भी आपको बताया, कर लेंगे एक्स के साथ, वाई के साथ करके बताइए। करिए, मैं भी नहीं कर रहा, आप करिए, सोच के बताइए। ये आ रहा है, अभी मैंने फार्मूला बताया, जस्ट आपको एनालॉजिकली रिप्लेस करना है, और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ए एक्स और ए वाई को समझ में आ जाएगा क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस ओमेगा टी, और ए वाई है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। तो आप जब इसको वेक्टर फॉर्म में करेंगे, जैसे वेलोसिटी का करा था, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, आप बताइए क्या आएगा, जल्दी बताइए। ए एक्स आपके सामने गिवन है, ए वाई आपके सामने गिवन है, बनाइए वेक्टर फॉर्म, आपको पता है कैसे करेंगे आप इसको। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आर कोस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी।
जे क्या पहचान पा रहे हैं इसको? कौन है ये ब्रैकेट में जो है? कौन है? आर है। राइट। फॉर्मूला क्या बना? ए वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। और ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या बता रहा है आपको? माइनस बता रहा है कि ये जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है रादर, मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन जो है ये इनवर्ड है, सेंटर सीकिंग है। क्या है? एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, कई बार लोग कहते हैं इसे सेंटर सीकिंग। ठीक है, सेंटर सीकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर की तरफ करता है। ठीक है, अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे ठीक से। और मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा ना। ये है इस माइनस का मीनिंग। ये सेंटर सीकिंग है। अब ये जो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है, उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा कोई ना कोई। तो प्लैनेट के केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, और भी फोर्स हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल होता है। तो आप इसको समझ लिया, पूरा नहीं लिख रहा मैं, आप समझ गए होंगे। तो ग्रेविटेशनल हो गया। दूसरे केस में क्या होगा? जैसे रस्सी के केस में हमने बात करी थी, वहां क्या होगा? वहां टेंशन होगा रस्सी का अपना। दिमाग वाला टेंशन नहीं है भाई, रस्सी वाला टेंशन है। इसकी वजह से रस्सी लटकती है। कोई सामान टांग दो तो तनी हुई दिखती है ना वो। तो तनी हुई क्यों दिखती है? क्योंकि रस्सी में एक तनाव होता है। ठीक है ना, उसी को हम टेंशन कहते हैं। मानसिक तनाव की बात नहीं कर रहा मैं, रस्सी के तनाव की बात कर रहा हूँ। तो ये टेंशन भी एक तरह से फोर्स होता है। फोर्स होगा तो एक्सलेशन तो होगा ही, तो कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, कोलम्बियन फोर्स जिसको हम कहते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। तो यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसको जो जनरेटर फोर्सेस हैं, जो जनरेटिंग फोर्सेस हैं उसके, ठीक है, वो एक इंट्रिंसिक नेचर के हैं। मैं ये कहना चाहता था। ठीक है, दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं भाई ये इसके अलोंग है, और जब बॉडी मूव कर रही हो तो इसके अलोंग मूव करती है, टेंजेंट मूव करती है, इस तरह से मूव करती है। तो जो यहाँ पे एंगल बनता है कितने का बनता है? 90 का बनता है। तो नेचुरल है ना। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो आपका एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कोई भी पार्ट इसके अलावा नहीं होगा। क्यों? 90 डिग्री। ये तो सारा इसके अबाउट है आपका। इसके अबाउट क्या होगा? जीरो, कुछ नहीं होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जिसको मैं अल्फा टी से बता रहा था आपको, राइट। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको मैं एसी लिख देता हूँ ताकि क्लैरिफाई रहे। ये दोनों एक दूसरे से नॉर्मल रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, राइट। समझ गए ना क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर एसी का है इसके अलावा, तो उसका इसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, टेंजेंशियल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ इसको, डायरेक्शन को अपनी तरफ मोल्ड करता है। तो एक फोर्स वेलोसिटी कहती है इधर जाना चाह रही, पर वेलोसिटी को ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहता है कि जाना तो चाह रहा है बेटा, पर रहना तुझे सेंटर के आसपास है। इस मजबूरी में बेचारा डायरेक्शन चेंज करता रहता है। सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, कर्व मोशन की बात हो रही है। अगर ये वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो होगा क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो इंट्रिंसिक लिमिट है, अगर उसको क्रॉस कर जाएगा, तो बॉडी सर्कुलर मोशन को एग्जिट कर जाएगी, इधर स्पाइरल वे और टेंजेंशियल वे, जैसा भी कर जाए। ठीक है, तो आई होप कि अब आपका जो मिसकंसेप्शन है अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म हो गया होगा। नाउ यू आर नोइंग दैट, क्या पता है आपको कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अब भी होगा, और यहाँ पे भी होगा। और ये बॉडी की इंट्रेंज सॉरी कर्व मोशन के साथ इंट्रिंसिक है, बॉडी के साथ हो सकता है ना हो। ठीक है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि बॉडी की इंट्रिंसिक फीचर है कि नहीं है, बट जो मोशन है उससे इंट्रिंसिक है, तो वो डिपेंड करता है आर पे, ओमेगा पे, और ये सब उसके इंट्रिंसिक फीचर्स होते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन का, आपने याद कर लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अगर कोई फोर्स पूछता है तो आप मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो तो
हमने ये समझ लिया कि अगर स्पीड की बात है तो वर्क क्या करता है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन, जो कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो नहीं होगा, राइट, अल्फा 0 हो जाएगा। और अगर स्पीड चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सलरेशन होगा, राइट। ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलरेशन को हम अल्फा टी से डिनोट कर रहे हैं, और ये इसके अलावा आपके जा रहे हैं, राइट, टेंजेंशियली मूव कर रहे हैं। वहीं पे हमारे पास है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, और ये जो एक्सलरेशन है ये हमारा सेंटर सीकिंग है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं। इसलिए टेंजेंशियल एक्सलरेशन के अलोंग सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन नहीं होता, और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन सिर्फ और सिर्फ बॉडी के डायरेक्शन के चेंज करने के में काम आता है, राइट, मेंटेन करता है उसका मोशन को, सर्कुलर को। अब अगर सर्कुलर मोशन में बड़ा स्पाइरल हो रहा है, छोटा स्पाइरल हो रहा है, इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द अल्फा टी। जब तक बैलेंस रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन होता रहेगा। स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वहां वर्क नहीं कर पाएगा, तो बॉडी का टेंजेंट मोशन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी लीनियर मूव करेगी, या फिर स्पाइरल मूव करते करते थोड़ी देर में उस सर्कुलर मोशन को छोड़ देगी। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इन टर्म ऑफ वेक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया। और ये चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या कांस्टेंट ना हो, दोनों ही केस में रहेगा जब तक मोशन कर्व है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है इस बात को आपको, कि आपको सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है आपको समझ में आ जाए। टोटल एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये इन दोनों का सम हो जाता है, राइट। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाह रहा हूँ। आई होप आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, और मैंने एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करी है कि कर्व मोशन हो, सर्कुलर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, अगर कर्व मोशन है, बेंडिंग है, डायरेक्शन चेंज होने वाला है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है। और ये थोड़ा इंट्रिंसिक नेचर का होता है। इसके जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है, क्या क्या है, या तो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, या कोलम्बियन फोर्स होगा, इसी तरह के फोर्स, टेंशन होगा रस्सी का, तो इस तरह के फोर्सेस काम इसमें कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स, लर्निंग विथ वाइजस। मिलते हैं फिर से अगले एक वीडियो में। सर्कुलर मोशन के हम एप्लीकेशन देखेंगे, बैंकिंग अबाउट, कि रोड कैसे घूमती है, रोड पे आपकी गाड़ी कैसे घूमती है, इन्हीं सब। और वर्टिकल मोशन भी है हमारे पास, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस सबको समझते हैं अगली वीडियो में। ठीक, तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स अगेन।